नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में ये 7वीं क्लास का तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का जो संबंध है वो विश्व भूगोल के साथ है और चैप्टर का जो नाम है वो हमारी बदलती पृथ्वी है। इसके पहले के जो चैप्टर निकला है हमारी पृथ्वी के अंदर, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। और जितने भी चैप्टर अभी तक निकले हैं 6ठी क्लास के हो गए, 7वीं क्लास का पहला दूसरा चैप्टर हो गया, अगर वो आप नहीं देख पाए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी के भाग 1 में जो महत्वपूर्ण बिंदु हमें देखने को मिलेंगे वो पहला है स्थल मंडलीय प्लेट, दूसरा है अंतर्जनित बल, तीसरा है बहिर्जनित बल, चौथा है स्थल रूपों का विकास और पांचवा है भूकंप। तो ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से, स्थल मंडलीय प्लेट से। तो स्थल मंडलीय प्लेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा प्लेट जो स्थल मंडल का विभाजन करे उसी को हम क्या बोलेंगे, स्थल मंडलीय प्लेट बोलेंगे। अब ये जो प्लेट हैं ये हमेशा गतिशील रहते हैं और हर साल ये कुछ मिलीमीटर के लगभग अपनी जगह से शिफ्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब इनके गतिशील होने का जो कारण है वो क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो मौजूद मैग्मा है, जो लिक्विड में है, द्रव्य है, वो गतिमान स्थिति में है। अब ये जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है ये वृत्तीय रूप में घूमता है। अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक बीकर में पानी ले लीजिए और उसमें कागज का कोई बॉल बना करके आप डाल दीजिए और नीचे से फ्लेम यानी कि उसको गर्म कर दीजिए। तो गर्म जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा उसी प्रकार जो ये अंदर आपने रेड कलर की बॉल डाली है कागज की, ये भी क्या करेगा, ये घूमना स्टार्ट करेगा। तो ये कैसे घूमेगा, ये गोल गोल घूमेगा। तो इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर भी जो द्रव्य मैग्मा है वो गर्म होने की वजह से इस वृत्तीय रूप में घूमती रहती है। तो इस प्रकार जो पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा है वो वृत्तीय रूप में गतिमान है। इसके गतिमान होने की वजह से प्लेट क्या है, वो हमेशा गतिशील बने रहते हैं। और जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर जो स्थल मंडल है उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के अंदर अगर प्लेटों में हलचल होगी तो उसके हलचल होने से पृथ्वी की सतह पर भी हलचल देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। आइए अब देखते हैं हम पृथ्वी की गतियां और स्थल रूपों का विकास। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जो टॉपिक हुए हैं उसमें हमने डिस्कस किया है कि स्थल रूपों का जो विकास होता है उसमें दो बल मुख्यतः देखने को मिलते हैं। एक है अंतर्जनिक बल और दूसरा है बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनिक बल और बहिर्जनित बल की वजह से पृथ्वी में गतियां भी देखने को मिलती हैं। अब ये अंतर्जनित जो बल होता है ये आकस्मिक बल के रूप में भी देखा जाता है और इसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के पीछे जो बल कारक होता है उसको हम पटल विरूपण बल बोलते हैं। अब इस पटल विरूपण बल के माध्यम से पर्वतों का निर्माण होता है। तो पर्वतों के निर्माण में जो बल भूमिका निभाती है उसको पर्वत निर्माणकारी बल बोला जाता है। और जो आकस्मिक बल होते हैं ये विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण बनते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। अब बहिर्जनित बल के बारे में देखें तो बाहर से जो बल लगता है उसमें एक अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती है और अपर्दन और निक्षेपण के जो कारक बनते हैं वो बहता हुआ जल है या फिर नदी है, पवन है, समुद्री तरंग है और हिमनद है। तो जो चित्र भी हमने देखा वो विभाजन था, पृथ्वी की गति का विभाजन था। किसके आधार पर, गति के बलों के आधार पर था। और ये ऐसे बल हैं जिनकी वजह से गतियां उत्पन्न होती हैं। वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होता है उसे अंतर्जनिक बल बोला जाता है। इंग्लिश में इसको एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगने वाला जो बल होता है उसको बहिर्जनित बल बोलते हैं, जिसको एक्सोजेनिक फोर्स इंग्लिश में बोला जाता है। तो एंडोजेनिक जो शब्द है या फिर एक्सोजेनिक जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो एंडो का मतलब होता है अंता यानी कि अंदर की ओर और जनिक का मतलब क्या होता है, उत्पन्न। तो ऐसे बल जो अंदर से उत्पन्न हो, पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हो,
उसको एंडोजेनिक बल बोला जाता है। और एक्सो का मतलब क्या होता है, बाह्य, और जेनिक का मतलब क्या है, उत्पत्ति। बाहर से जो बल उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं या फिर एक्सोजेनिक बल बोलते हैं। अब ये जो अंतर्जनिक बल है, इसकी वजह से जो गति होती है वो आकस्मिक रूप से कभी तेज हो जाती है और कभी धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर भी ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और अंतर्जनित बल का एक परिणाम है जिसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी होते क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छिद्र, ऐसा छेद जिससे पिघले हुए पदार्थ पृथ्वी के अंदर से बाहर अचानक निकलने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ये ज्वालामुखी को समझने के लिए एक चित्र है। और इससे पहले जो चैप्टर हुआ है उसमें हमने बात किया था पृथ्वी के अंदर, तो वहां पर हमने बात किया था भूपर्पटी के बारे में और मंडल के बारे में और कोर के बारे में, कि अंदर से जो द्रव्य मैग्मा है उच्च ताप और दाब के अंतर्गत ये ऊपर की ओर आता है, और ऊपर की ओर आने के बाद में जो भी छिद्र होते हैं वहां से ये मैग्मा बाहर निकलने लगते हैं। जो ऊपरी मुहाना होता है इसको हम क्रेटर बोलते हैं। यहाँ से हमें गैस और राख निकलते हुए दिखाई देते हैं, और जो ये निकास, इनके जो छिद्र होते हैं इसको हम वेंट बोलते हैं या फिर निकास बोलते हैं, और यहीं से क्या होता है, ये द्रवित मैग्मा बाहर आने लगता है। आइए अब जानते हैं भूकंप के बारे में। तो भूकंप क्या है, भूकंप एक प्रकार का कंपन है जो सतह मंडल में प्राप्त प्लेटों में गति होने की वजह से हमें महसूस होता है। पृथ्वी की सतह पर यह कंपन महसूस होते हैं। यह जो कंपन है ये पृथ्वी के चारों ओर गतिमान होता है और इसी कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी सतह के नीचे जहां से ये कंपन की शुरुआत होती है उसको भूकंप का केंद्र बोला जाता है या फिर उद्गम केंद्र बोला जाता है, कि वहां से वो ओरिजिनेट हुआ है। और पृथ्वी की सतह का वह स्थान जो उद्गम केंद्र के निकट हो उसको अधिकेंद्र बोला जाता है, एपिसेंटर बोला जाता है। अधिकेंद्र से ही जो कंपन है उसका फैलाव होना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो फैलाव होता है वो तरंगों के माध्यम से होता है। अब ये बिल्कुल बात एकदम ऑब्वियस सी है कि अधिकेंद्र पर जो भूकंप की तीव्रता होगी वो सर्वाधिक होगी, और जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तीव्रता कम होती चली जाएगी। आइए अब इसी चीज को हम चित्र के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसको हमने क्या बोला, उद्गम केंद्र बोला। यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ और यहाँ सतह जो पृथ्वी की सतह से जो सबसे नजदीक था उद्गम केंद्र के पास का सतह, उसको हमने क्या बोला, अधिकेंद्र बोला। अब भूकंप की जो तरंगे होंगी वो हर दिशा में फैलेंगी, तो भूकंप की तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, तो इनका जो है दिशा निर्धारण इस प्रकार हो जाता है। आइए अब जानते हैं हम भूकंप से उठने वाली विभिन्न प्रकार की तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। एक है अनुदैर्ध्य तरंग जिसको पी वेव बोलते हैं या फिर प्राइमरी वेव बोला जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे या फिर एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव बोला जाता है, और तीसरा है पृष्ठीय तरंगे या फिर एल वेव, इसको लेटरल वेव बोला जाता है। तो इस प्रकार ये भूकंप की तीन तरंगे हैं। अब भूकंप के बारे में पूर्व जानकारी संभव नहीं है, लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं वो कुछ सामान्य तरीकों से ये अनुमान लगा लेते हैं कि भूकंप आने वाला है। तो जैसे भूकंप के दौरान जानवरों का जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तालाब में जो मछलियां होती हैं उनकी सामान्य दिनों की तुलना में उस दिन उनकी उत्तेजक स्थिति देखने को मिलती है, और सांप जो है असामान्य रूप से पृथ्वी की सतह पर आने लगते हैं। तो 2001 में भारत में भूकंप आया था गुजरात के भुज इलाके में, तो उसकी एक केस स्टडी है, उसको देख लेते हैं। तो गुजरात के भुज में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। कब? 26 जनवरी 2001 को यह भूकंप आया था। भूकंप को जो नापा जाता है वो रिक्टर स्केल पे नापा जाता है, और जो तीव्रता थी भुज में भूकंप आने की वो 6.9 यानी कि 6.9 की तीव्रता वाला था। भुज में आए इस भूकंप से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ वो स्कूल था। स्कूल की इमारत के गिरने से कम 971 छात्रों की जान चली गई और 31 शिक्षकों की मौत हो गई। और ऐसी जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो इंसान की जो बेसिक नीड होती है वो भी कभी कभी फुलफिल नहीं हो पाती है।
तो जैसे भुज में निराशाजनक स्थिति देखने को मिली कि भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाई ये सब नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई थी। भुज की तबाही में देखेंगे तो फोन लाइन, पानी की जो लाइन थी वो टूट गई, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें ये सब क्या हुए, टूट गए, अवरोधित हो गए। शहर में आग लग गई। चारकोल एवं अंगीठियों के पलट जाने की वजह से कई स्थानों पर आग लग गई। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। अब ये जो आपातकाल जो घोषणा की गई वो राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया, और जो गुजरात सरकार थे उनके जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने केंद्र से वित्तीय सहायता के लिए गुहार लगाई, अपील की उसके लिए। तो ये था भुज में आए भूकंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये जो भूकंप है, भूकंप का जो मापन होता है वो भूकंप लेखी यंत्र द्वारा किया जाता है, और जैसा कि अभी बताया कि भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रेक्टर स्केल पर नापी जाती है। यदि भूकंप की तीव्रता 2 रेक्टर स्केल पे होती है, उससे होने वाला जो प्रभाव होता है वो ना के बराबर होता है। लेकिन अगर यही रेक्टर स्केल 5 के बराबर हो जाता है तो वस्तुओं को वह भूकंप क्षति पहुंचा सकता है, और जैसा कि भुज में आया था वो 6.9 का था रेक्टर स्केल का, तो वो काफी अधिक था, जो 7 के करीब था या फिर 7 से अधिक। तो ऐसे जो भूकंप होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान करने का सामर्थ्य होता है। तो आज की वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें हम बात करेंगे मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में, जिसमें नदी के कार्य होंगे, समुद्री तरंग के क्या कार्य होते हैं, हिमनद के क्या कार्य होते हैं और पवन के क्या कार्य होते हैं। तो इस प्रकार हम सेकेंड पार्ट में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।